हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक फ़िल्म जिसको मैंने अभी देखा है, जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन। और ये फिल्म मैंने दो भाग में देखी है। पहला 1 घंटा मैंने कल देखा था और बाकी का आधा 1 घंटा मैंने आज देखा है। एंड इट इज़ सच अ फकॉल फिल्म। मतलब इस तरह झाटू फिल्म हो नहीं सकती। पता नहीं क्यों लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं। तो पहली चीज़ जो आप नोट करोगे इस फिल्म के बारे में जब आप ये फिल्म देखोगे, तो वो है कि इस फिल्म में कोई स्टोरी नहीं है, कुछ करेक्टर्स नहीं है, कुछ स्टोरी नहीं है। बस पिक्चर में एक्शन है, एक्शन है, एक्शन है। आई डोंट नो नरेशन में उन्होंने क्या बोला होगा। और इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एवेंजर्स के डायरेक्टर हैं। और ये जो उसका डायरेक्टर है सैम हारग्रेव, आई गेस यही नाम है शायद उसका। सो वो एक एडिटर था और उसने कमाल की एडिटिंग दिखाई है इस पिक्चर में, कमाल की शॉट टेकिंग है, सब कुछ है। बट द प्रॉब्लम इज स्टोरी नहीं है। सो पिक्चर बस इधर से उधर मूव करती रहती है और कोई लॉजिक ही नहीं है पिक्चर में। मतलब रणदीप हुडा कौन है, क्या करना चाहता है, क्यों बच्चे को बचा रहा है, और बच्चे को बचा रहा है तो बच्चा उससे क्यों भाग रहा है, जबकि शुरुआत के सीन्स में दिखाया है कि वो बच्चे का केयर टेकर है, तो वो भाग क्यों रहा है। पंकज त्रिपाठी को क्यों यूज़ किया गया, पंकज त्रिपाठी को लेने की ज़रूरत क्या थी, उससे क्या किसी को भी ले लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पंकज त्रिपाठी को रोल करने की ज़रूरत क्या थी, जस्ट बिकॉज हॉलीवुड की फिल्में तो करनी है, मे भी पैसा ज़्यादा मिल रहा होगा, चलो वो एक अच्छी चीज़ है कि अगर पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है तो आपको ये पिक्चर करनी चाहिए। और मैं फेसबुक पे ये भी पढ़ रहा हूँ कि रणदीप हुडा ने कमाल की एक्टिंग करी है, रणदीप हुडा ने कमाल की एक्टिंग करी है। अरे क्या कमाल की एक्टिंग करी है, कुछ रोल ही नहीं था उसका ऐसा कुछ खास एक्टिंग करने वाला। क्या एक्टिंग करेगा बंदा। तो बेसिकली पिक्चर प्रोड्यूस भी क्रिस हेम्सवर्थ ने की है और वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स है वो। और सारे सीन्स में वो है। पिक्चर में ज़बरदस्ती का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे बीच में रेस्ट देने की कोशिश करते हैं पिक्चर को। क्रिस हेम्सवर्थ अपने दोस्त से घर पे जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि लौंडे को मार दो और हम लोग पैसा ले लेते हैं $10 मिलियन और उसको फिर लेके अय्याशी करते हैं उसका। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करिए, दिखाने की कोशिश करिए क्रिस हेम्सवर्थ कितना अच्छा इंसान है। अब एक काहे का अच्छा इंसान है, एक क्रिमिनल के बच्चे को बचाने के लिए तुम साले पूरा बांग्लादेश उड़ा देते हो, अकेले पूरा बांग्लादेश उड़ा देते हो। तुम 300-400 लोगों को मार देते हो, उनके बच्चों को अनाथ कर देते हो, उनकी बीवियों को विधवा कर देते हो। वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर मैं इस बच्चे को बचाऊंगा। मतलब ये फर्जी की जिद है, फर्जी की जिद है। और बच्चे का भी अलग अलग ही जोन है। मतलब भाई साहब सेल्फिश बच्चा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उसको समझ में सब कुछ आता है, पर ये है कि उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन मुझे बचा रहा है, जब मैं बचना चाहिए, मेरी ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो बच्चे की थिंकिंग है। क्रिस हेम्सवर्थ का ऐसा है कि उसका जो कैरेक्टर है वो किसी को गोली मारता है तो वो एक गोली में मर जाता है, और क्रिस हेम्सवर्थ को लोग गोली मारते रहते हैं पर वो एंड तक मरता नहीं है। क्रिस हेम्सवर्थ एक बॉम्ब छोटा सा फेंकता है तो 4 लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं, पर क्रिस हेम्सवर्थ के ऊपर अगर मिसाइल भी फेंकी जाती है तो वो हल्का सा जंप मारता है और वो बच जाता है। सो ये लेवल है पिक्चर का। और क्रिस हेम्सवर्थ किसी को भी गोली मारता है, भले ही उसने कितना भी वेस्ट सूट्स बुलेट प्रूफ सब कुछ पहना हो, वो मर ही जाता है। मतलब वो बचता नहीं है, इतनी पावरफुल बंदूकें हैं उसके पास। क्रिस हेम्सवर्थ कभी खाते हुए नहीं दिखता है। मतलब अगर एक ऑस्ट्रेलियन बंदा कभी इंडिया बांग्लादेश ऐसे कंट्रीज़ में आएगा और कुछ भी खाएगा, साले को डायरिया हो जाएगा, वो इतना लड़ नहीं पाएगा, कमजोरी आ जाएगी साले को। और बॉटल में एक दवाई है, बस वो 2-3 गोलियां खाता रहता है, उसमें सर्वाइव करता रहता है। कभी बाथरूम जाने का टाइम उसको मिलता नहीं है, बाथरूम में नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ ही इज़ डूइंग हिज डेली थिंग्स। सो वो भी कुछ समझ में नहीं आता। और बस लड़ाई हो रही है, गन्स चल रही हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद मुद्दा नेशनल लेवल पे नहीं जाता है। ठीक है, ये समझ में आता है कि जब आप एक्शन फिल्म बना रहे होते हो तो आपको इतने लॉजिक्स पे ध्यान नहीं देना होता है कि आप सारी लॉजिक्स पे ध्यान दो, आप एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हो। पर एंटरटेनमेंट का एक ग्राफ होता है। मतलब अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स अपनी सबसे पहले फिल्म में दिखा दोगे तो बाद में क्या दिखाओगे, क्लाइमैक्स में क्या बचेगा देखने के लिए। मतलब अगर वो पिक्चर देखते देखते मैं 3-4 बार उठ के जाता हूँ, वापस आता हूँ और पिक्चर देखना शुरू करता हूँ, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में मैंने कुछ मिस नहीं किया, कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा है। रणदीप हुडा जब मरता है तो आपको इमोशनल फील होना चाहिए, वो इमोशनल उन्होंने कोशिश करी है बनाने की। उन्होंने उसके बच्चे को दिखाया है, उसकी वाइफ को दिखाया है कि वो परेशान है और वो बोलता है कि उसको कि तुम मेरा वेट मत करना, तुम घर से चली जाओ, और वो इमोशनल एंगल डालने की कोशिश करी है। पर जब रणदीप हुडा मरता है तो आई कुडंट कनेक्ट विद हिम। मर गया मर गया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सो देयर इज़ नो इमोशनल कनेक्शन विद एनी कैरेक्टर, नॉट इवन विद क्रिस हेम्सवर्थ। क्रिस हेम्सवर्थ की शायद कोई बीवी थी, उसका कोई बच्चा था जिसको बचा नहीं पाया या मर गया या जाने क्या हुआ उसका, उसको सोचता रहता है, उससे इस बच्चे को बचाने की सोचता है कि वो बच्चा मेरा चला गया था तो मैं इस बच्चे को अब बचा लेता हूँ। तो व्हाट द फक इज़ हैपनिंग। मतलब ज़बरदस्ती का इमोशनल एंगल डालने की क्या ज़रूरत थी। क्यों नहीं ये एक स्टोरी हो सकती थी कि एक बंदा है जो एक्सट्रैक्ट करने जाता है, जिसके पास एक प्लान है, जिसके पास एक थिंकिंग है कि वो उस लड़के को इस तरह से बचाएगा, पर उसके पास कोई प्लान नहीं है, उसके पास कोई थिंकिंग नहीं है। किस हेम्सवर्थ के पास है इस पिक्चर में, उसके पास सिर्फ एक प्लान है कि बंदूक लो और लोगों को गोली मारना शुरू करो। और किस हेम्सवर्थ का हाथ टूटता है, सिर में चोट लगती है, कभी इधर चोट लगती है उधर चोट लगती है, वो उसका खून कभी नहीं निकलता है। मतलब वो खून अपने आप रुकना निकल के रुक जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
इतने लोगों को मारने के बाद भी कभी नेशनल न्यूज़ नहीं बनती है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं होते, दुनिया भर के लोग इन्वॉल्व नहीं होते, इतनी गाड़ियाँ लोग उड़ा देते हैं, फिर भी लोग आसपास ऐसे टहल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो मतलब छोटा मोटा कोई पटाखा किसी ने फोड़ दिया हो, इतने लोगों को मारा जाता है। मतलब कोई लॉजिक नहीं है पिक्चर में। बहुत लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है, लोग कह रहे हैं बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पिक्चर है, पर एक्शन एक्शन अगर पूरी पिक्चर में सिर्फ एक्शन ही होगा तो मैं 2 घंटे तक सिर्फ एक्शन तो ना देखता रहूँगा। कुछ कहानी भी तो होनी चाहिए और कुछ कैरेक्टर का बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए, वो कैरेक्टर्स को कुछ डिस्क्रिप्शन भी तो होना चाहिए। मतलब आप सिटी ऑफ गॉड देखो, उसमें भी मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट यू कनेक्ट विद ईच ऑफ द कैरेक्टर बिकॉज देयर इज अ सर्टेन स्टोरी शोन अबाउट द कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर का थोड़ा थोड़ा आर्क दिखाया गया है जिसकी वजह से आप कनेक्ट होते हो। मतलब आपको ऑडियंस को कैरेक्टर से जोड़ना बहुत ज़रूरी है और वो इस पिक्चर में टोटली मिसिंग है। कैरेक्टर्स आते हैं और वो डेड कैरेक्टर्स हैं, मतलब उनसे कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती, उनकी कोई थिंकिंग नहीं है, बस वो एक ही चीज़ जानते हैं कि कोई भी दिखे गोली मारना शुरू कर दो। और ये अनलिमिटेड सप्लाई है बुलेट्स की उनके पास। क्रिस हेम्सवर्थ के पास तो बुलेट की कोई कमी नहीं है और उसको एंड में मुझे लगता है मारा भी इसलिए गया था कि यार नहीं मारेंगे तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि एंड में वो करेगा क्या। मतलब इतने लोगों को मार दिया उसने, वो जस्टिफाई तो कर नहीं सकता कि इतने लोगों को मैंने मारा, तो साले को मार दो। जहाँ नॉर्मली पिक्चरों में यही होता है, जैसे धूम 3 थी तो एंड में विलन को मार दो, थोड़ा सा सिंपैथी गेन कर लेते हैं आप विलन की तरफ, क्योंकि विलन जो होता है वो ग्रे शेड में होता है। आप उसकी लाइफ भी दिखाते हो और आप ये भी दिखाते हो कि 1000 लोगों को मार रहा है। अब उसे जस्टिफाई कैसे करोगे, तो जस्टिफाई ऐसा करो कि वो मर जाता है एंड में, सिंपैथी गेन हो जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को भी समझ में आ गया होगा कि पिक्चर नहीं चलने वाली है हॉल में, और जो भी लोग इस पिक्चर को देखने जाएंगे वो सिर्फ क्रिस हेम्सवर्थ की वजह से देखने जाएंगे, और वो ही एक चार्म है इस पिक्चर में। मतलब वो आदमी, वैसे तो मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ पर कमाल का आदमी, देखने में खूबसूरत, इससे ज़्यादा हैंडसम आदमी कहाँ देखने को मिलेगा। सो क्रिस हेम्सवर्थ के लोग फ़ैन है थॉर की वजह से, मैं भी भयानक वाला फ़ैन हूँ थॉर की वजह से, थॉर रैग्नारॉक की वजह से मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ ताइका वाइटिटी जो कि डायरेक्टर है थॉर रैग्नारॉक का। सो आई ओनली वॉच दिस फिल्म बिकॉज ऑफ क्रिस हेम्सवर्थ, क्योंकि उसकी फिल्म मिस करने वाली होती नहीं। और रियल लाइफ में बंदा बहुत ही ह्यूमरस है, मतलब उसके आप SNL के जोक्स देखो या इंटरव्यूज़ देखो या फिर स्किट्स देखो, इज़ वेरी फनी है। मतलब आई लव दैट गाय। सो आई वॉच दिस फिल्म टोटली बिकॉज ऑफ हिम। बट मुझे लगता है कि ये जो कई बार जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो एक्टर्स का रियल पोटेंशियल नहीं पहचान पाते, जो कि ताइका वाइटिटी ने पहचाना। अगर आप देखो कि थॉर के जो इनिशियल वर्जन्स बने थे वो काफ़ी सीरियस थे, और थॉर वैसा भले ही कॉमिक्स में रहा हो, मैंने कॉमिक्स पढ़ी नहीं है, पर पिक्चर तो एंटरटेनिंग होनी चाहिए। और ताइका वाइटिटी ने यही किया। ताइका वाइटिटी ने जब रैग्नारॉक बनाई तो उसने उस कैरेक्टर को एक एज दी, उसको एक कॉमिक दिया, उसने कॉमिक एंगल दिया। उसने देखा कि क्रिस हेम्सवर्थ जो है वो रियल लाइफ में काफ़ी फ़नी है, वो इतना सीरियस नहीं है जितना उसे फिल्म में पोर्ट्रे किया जाता है। तो उसने उसका कैरेक्टर जो था, उसकी जो रियल लाइफ थी, वो उठा के फिल्म में डाल दिया, एंड द फिल्म बिकेम मैग्नानिमस हिट बिकॉज ऑफ दैट। और उसके आगे ये फिल्में उसी पे बेस्ड होने लगी। तो एक्सट्रैक्शन आई थिंक इज वन ऑफ द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ फिल्म शुड बी मेड। द फिल्म इज शॉट गुड, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। मल्टीपल कैमराज यूज़ किए हैं, मल्टीपल एंगल्स यूज़ किए हैं, देर आर मैनी वन टेक शॉट्स जिसमें आपको देख के मज़ा आता है, कैमरा कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है आपको समझ में नहीं आता है। एडिटिंग बहुत बढ़िया है, एडिटिंग बहुत फाड़ है। बिकॉज ऑफ गुड एडिटिंग आपको पिक्चर अच्छी लगती है एट टाइम्स की, चलो यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट एक टाइम के बाद आप टायर्ड हो जाते हो सेम चीज़ देखते देखते। लगातार 2 कैरेक्टर भाग रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं और उनको कुछ नहीं होता है। लड़के को एक गोली नहीं लगती है, लड़का कभी आगे चलता है कि सैम्स होते कभी पीछे चलता है, पर उसको कभी भी एक गोली नहीं लगती है। मतलब एक छोटा सा खरोंच नहीं आता बंदे को। ये कुछ मतलब या तो आप रियलिस्टिक फिल्म बनाओ या आप कमर्शियल फिल्म बनाओ, पर जो ये बीच का लूप है ना, इसमें जो लोग निकल जाते हैं हम रियलिस्टिक कमर्शियल फिल्म बनाएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अगर आप कमर्शियल फिल्म बनाना चाहते हो तो आप फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्म बनाओ ना, मतलब रोहित शेट्टी वाली फिल्म बनाओ, क्योंकि वो फिल्मों में फिर वो दुनिया क्रिएट करते हैं उसमें लॉजिक्स होते ही नहीं है, फिर वो पिक्चर वर्क करती है क्योंकि आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। जब आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हो तो आपको लॉजिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आप सिर्फ फिल्म देखना चाहते हो, आपको फिल्म एंटरटेनमेंट लगती है। ये फिल्म एंटरटेनमेंट भी नहीं थी और ये फिल्म लॉजिकल भी नहीं थी, ये फिल्म बहुत बकवास थी। एंड पहले दिन आई थिंक इनका PR बहुत तगड़ा है, पहले दिन पिक्चर के इतने कमाल के रिव्यूज़ आने शुरू हुए कि मैं तो ऐसा हो गया था कि यार पिक्चर के इतने अच्छे रिव्यूज़ आए तो देखनी पड़ेगी मुझे। पर नेक्स्ट डे आज और कल में इतने ख़राब रिव्यूज़ आए, तब मुझे समझ में आया कि मैं अकेला नहीं हूँ जो ये समझ रहा है कि पिक्चर ख़राब है। मतलब 1 घंटे की पिक्चर देखने के बाद मैं पिक्चर को झेल नहीं पा रहा था। हालांकि मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने मुझसे पूछा कि एक्सट्रैक्शन देखी क्या, तो मैंने कहा कि हाँ मैंने आधी देखी है पर मुझे बहुत बकवास लगी, एंड ही सेड कि उसको बहुत अच्छी लगी। और हालांकि देखी उसने भी 2-3 पार्ट्स में, एक साथ वो भी बैठ के नहीं देख पाया। सो इट शोज़ कि मतलब अगर आप कोई फिल्म स्टार्ट करते हो तो आप उस फिल्म को अगर लगातार देखते रहते हो तो
दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। लाइक मेरा एक पर्सनल रूल है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि अगर मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ और अगर मेरी बॉडी रेजिस्ट कर रही है उस फिल्म को देखने के लिए, थोड़ा सा मैं मूवमेंट कर रहा हूँ या मैं बार बार उठ के जा रहा हूँ या मैं इधर क्रोम टैब खोल ले रहा हूँ या वीएलसी पे कुछ और लगा दे रहा हूँ, तो उसका मतलब मैं उस पिक्चर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इवन हॉल में जब मैं पिक्चर देख रहा हूँ, अगर मुझे नींद आ रही है और मैं इधर उधर मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ या सोचता हूँ चलो पॉपकॉर्न ले आता हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ या टॉयलेट करना चला जाता हूँ, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फिल्म। द फिल्म शुड हुक टू यू. Film has to be something which you do not want to leave the hall, you do not want to change the channel, you do not want to क्या कहते हैं वीएलसी को नीचे करना, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, तो वीएलसी को आप नीचे नहीं करना चाहते हो, मिनिमाइज नहीं करना चाहते हो वीएलसी को, आप लगातार उस चीज़ को देखना चाहते हो. सो दैट हैज़ टू बी देयर इन अ फिल्म. एंड sometimes what happens when you are doing films on very high level, then you get too excited when a studio approves it. You get one of the best actors, one of the few producers that are in the film are one of the greatest directors of Hollywood, one of the biggest highest paid directors of Hollywood. Then you get too overexcited to work on pre-production. You don't work on pre-production, you don't work on the story, you just concentrate on good visuals and good technical qualifications. अगर आपकी फिल्म टेक्निकली बहुत एनहेंस्ड है तो आपको लगता है कि आपकी फिल्म चल जाएगी, पर ऐसी बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में आई हैं जो टेक्निकली बहुत एनहेंस थी पर उसके बाद भी वो चली नहीं. उसके पीछे रीज़न ये था कि दे वर टू एक्साइटेड अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट दे वर यूजिंग रेदर देन द स्टोरी दैट दे वर शोइंग. एंड इट्स ऑलवेज अबाउट स्टोरी, इट्स ऑलवेज अबाउट स्टोरी. हालांकि बहुत लोग स्टोरी पे केयर नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारी ऑडियंस ऐसी हैं जिसको ये पिक्चरें पसंद आएंगे क्योंकि इसमें एक्शन ही एक्शन है, उनको एक्शन देखना पसंद होता है. पर कुछ लोग ऐसे भी हैं चूतिया हमारे जैसे जिनको स्टोरी देखना ही पसंद होता है. तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दैट. लाइक मेरे को सिंगिस किंग पसंद नहीं आई थी, मेरे भाई को सिंगिस किंग बहुत पसंद है, उसकी कॉमेडी पसंद है, मुझे उसकी कॉमेडी बकवास लगती है, मुझे पिक्चर बकवास लगती है. तो मेरे भाई को पसंद है, मेरे पापा को पसंद है. वेलकम मुझे पहली बार जब मैंने देखी थी मुझे नहीं पसंद आई थी, पर अब अच्छी लगती है, पर पहले नहीं अच्छी लगी थी. और जिन्होंने पहली बार देखी थी उनको भी वो पिक्चर अच्छी लगी थी, कुछ लोग थे जिन्होंने गाली बकी थी. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी different from the crowd by saying that I didn't like this film just because few other people like this film. I have an opinion and that opinion is based on my thinking and knowledge of films. And also when you become a filmmaker and you watch a lot of films, तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस ना वो चीज़ों को लेके चेंज हो जाता है. यू बाइफरकेट एंटायर फिल्म इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स जो नॉर्मल ऑडियंस मेरे ख्याल से नहीं कर पाती. आज ही मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था कि जब से मैंने अपनी लास्ट फिल्म का साउंड डिज़ाइन किया है तो अब मैं जो भी फिल्म देखता हूँ उसका जो भी साउंड है या एम्बियंस है या फॉली है या फिर फीट के मूवमेंट का या साउंड इफेक्ट्स हैं वो सारे मुझे सेपरेट सुनाई देते हैं. मतलब वो मेरे दिमाग के अंदर सब जाके सेपरेट हो जाते हैं और मैं उसको अच्छे से जज कर पाता हूँ. पहले मैं नहीं कर पाता था. पहले जब मैं फिल्म देखता था अपने कॉलेज टाइम में तो मुझे कलर टोन से कोई मतलब नहीं होता था, मुझे एडिट से कोई मतलब नहीं होता था, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता था. मैं एक्टर को देखता था और पिक्चर इंटरेस्टिंग है वो देखता था. पर आज जब मैं देखता हूँ तो मैं फिल्म को टोटलिटी में देखता हूँ कि उसकी स्टोरी कैसी है, एडिटिंग कैसी है, कैमरा कैसा है, कलर टोन कैसा है. बिकॉज आई ऑल्सो हैव दिस विजन कि अगर कुछ अच्छा मिलता है तो मैं उसको अपनी फिल्म में यूज़ करूँगा. सो these things happens when you become a filmmaker. So I think it's a gift and a curse at the same time. सो मुझे तो ये पिक्चर नहीं अच्छी लगी, बहुत बकवास लगी. कुछ बताने के लिए इस पिक्चर में है नहीं क्योंकि मैं तो इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को देखने के लिए. और आई थिंक नेटफ्लिक्स जो है वो एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है बैड फिल्म्स के लिए. और जो भी कचरा फिल्म होती है जो कहीं रिलीज़ नहीं हो पाती लोग उसे नेटफ्लिक्स में भेज देते हैं और नेटफ्लिक्स में लोग कुछ भी देख लेते हैं तो नेटफ्लिक्स में लोग देख लेते हैं उस पिक्चर को. सो आई थिंक ये पिक्चर भी एक बकवास फिल्म थी जिसको उन्हें लगा था कि शायद नहीं चलेगी तो उन्होंने इसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ कर दिया. और हो सकता है लॉकडाउन की वजह से रिलीज़ किया हो, मे बी वॉट एवर द रीज़न. बट ये अगर हॉल में भी रिलीज़ होती तो आई थिंक ये क्रिटिकली एक्लेम नहीं होती और क्रिटिक्स इसकी बहुत गाड़ मारते मतलब इस पिक्चर की. और ये नहीं चलती जहाँ तक है, पहले 2-3 दिन तो चल जाती है, उसके बाद जब लोगों को पता चलता है कि पिक्चर कैसी है तो पीपल वुड स्टॉप वॉचिंग इट. सो दिस वॉज माई रिव्यू फॉर एक्सट्रैक्शन. आई डोंट नो वेदर यू लाइक इट और नॉट बट आई डिडंट लाइक द फिल्म. एंड सो दैट्स इट. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ. डू शेयर, लाइक एंड कॉमेंट ऑन माई ब्लॉग.